हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मुमताज क्लासेस। आज की डेट है 10 जून 2022। तो करंट अफेयर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है आज हमारे पास। सबसे पहला आर्टिकल हमारा है जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में है। ये क्यों न्यूज में आया, देखिए 7 जून जो अभी 7 जून गई है, उसको हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को ऑब्जर्व मतलब सेलिब्रेट किया है। ये हर साल मनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 7 जून को आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, ठीक है। हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को कौन कौन मनाता है, किसकी वजह से मनाया जाता है, देखिए WHO और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर इनका जॉइंट इनिशिएटिव है ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2019 में, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो एक तो है आपकी जेनेवा फोरम, एक है एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस, इन दोनों का ये एक तरह का इनिशिएटिव है, जो कि कमिटमेंट है, जो स्ट्रेंथन किस चीज़ को करता है, ये फूड सेफ्टी को स्ट्रेंथन करता है। इनका कहना यही है कि फूड सेफ्टी को बढ़ावा दो, इसे स्केल अप करो। जितना आप जो फूड कंज्यूम करते हो, उसमें जितनी ज़्यादा आपकी प्योरिटी रहेगी, सेफ्टी रहेगी, हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। तो इसका एक ही वो नारा है कि द फ्यूचर ऑफ द फूड सेफ्टी, यानी कि फ्यूचर ऑफ द फूड सेफ्टी के फ्यूचर को सिक्योर करना है। इसके एम यही है कि देखो ऐसी हमें अटेंशन पैदा करनी है लोगों में कि जो लोग इंस्पायर हो और वो इस चीज़ को जो प्रॉब्लम्स होती है आपका क्या नाम, जो कंटामिनेटेड फूड खाने से उनको रोका जा सके, ठीक है। और आपका जो फूड बोर्न रिस्क है उनको मैनेज किया जा सके, उन्हें डिटेक्ट किया जा सके, फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को हम सिक्योर कर सके, यानी कि कम फूड को वेस्ट कर सके, तो ज़्यादा फूड सिक्योर होगा। ह्यूमन हेल्थ को अच्छी तरह से सही से मेंटेन किया जा सके और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। अगर फूड आप हेल्दी फूड कंज्यूम करोगे तो आपका एक तरह से पूरा जो आपकी यूथ है और आपकी जो पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो इकोनॉमी भी अपना बेटर होगी, एग्रीकल्चर बेटर होगी, मार्केट बहुत अच्छी होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बार की थीम है, थीम क्या है कि सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो फूड जितना सेफ रहेगा, हेल्थ भी उतनी अच्छी रहेगी। इतना 2022 की थीम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, ये याद रख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये थीम अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। अब इसकी नीड क्या है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो हम आजकल देखते हैं कि अभी जो हम खाना खाते हैं, कोई भी खाना है उसमें इतने केमिकल्स यूज होते हैं, तो इतनी बीमारी आ गई है, इतनी फूड बॉर्न इलनेस उन्हें बोल सकते हैं, कि इस वजह से क्या होता है कि लगभग हर साल आपका 600 मिलियन केसेस फूड बॉर्न डिसीज की वजह से देखने को मिलते हैं। जो फूड बॉर्न डिसीज का इतना बर्डन बढ़ गया है कि लगभग 4,20,000 पीपल हर साल मर जाते हैं फूड कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से, जिसमें बच्चों की जो संख्या है, जो 5 साल से कम बच्चे हैं, जो 5 साल से कम बच्चों की एज है, वो लगभग 40% फूड बोर्न डिसीज का बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। यानी कि 1,25,000 हर साल बच्चे मर जाते हैं फूड बोर्न की वो, यानी कि फूड कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से। आगे बढ़ते हैं, अब वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव लिए गए। देखिए एक कोड है जिसको हम बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस, तो इसको हम फूड कोड बोलते हैं। फूड कोड मतलब एक तरह का एक बुक है जिसमें कोड बताया गया, रूल बताया गया, किस किस तरह से कंपनीज को फूड बनाना है, कौन कौन से नॉर्म्स को फॉलो करना है, कितना केमिकल हमें डालना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, और बाकी अदर कंट्रीज को कौन कौन सी चीज़ें मतलब फॉलो करनी है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए, और आपका यानी कि आपका पॉइजनस फ्री यानी कि कॉन्टामिनेटेड फ्री फूड को प्रोडक्शन करने के लिए, वो एक तरह का कोड है, ये नॉर्म्स है, तो इन्हीं को बोला गया है। तो क्या नाम, कोड एलिमेंटेरियस इसको बोला गया है। तो ये एक कमीशन है जिससे जो ये इसे एडॉप्ट करता है और उसे इम्प्लीमेंट करता है, जिसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसने इसे एडॉप्ट किया हुआ और जो कोड की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको एडॉप्ट करके उसे इम्प्लीमेंट भी करवाता है। जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये क्या है, एक जॉइंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, जो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, FAO और WHO के द्वारा, ठीक है। अब इसमें 189 कंट्रीज है, टोटल 189 कंट्रीज है, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है, यानी कि 188+1, ठीक है, इंडिया मेंबर है। अगर कोड एलिमेंटेरिस इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड की बात हम करें तो किसकी चीज़ पे ध्यान देती है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे ध्यान देती है, कि हम अपना जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एनिमल फीड उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड को कैसे, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम फूड अपने फूड को। और देखिए गवर्नमेंट, हर किसी गवर्नमेंट आपका ऑर्गेनिक फूड पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ताकि
ऑर्गेनिक फूड का मतलब कि जीरो केमिकल यूसेज, ठीक है, उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप अपने फूड को कैसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाएं, उसकी लेबलिंग करें कि जो भी आप न्यूट्रिशियस, जैसे कि आपका चिप्स होता है, चिप्स है, कुरकुरे है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये फसाई है, उसने बोला है कि कोई भी कंपनी अगर ये चिप्स आपका लॉन्च कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब लिखे उसके रेफर के ऊपर, और उसमें लेबलिंग करे वो क्या है, वेज है, नॉन वेज है, सारी चीजें बोली गई है। तो ये एक तरह से क्या, जागरूकता पैदा करने का एक तरह का अभियान है। पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत कम हो और ना के बराबर हो, बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि एक रिसर्च हो सके और अच्छी ब्रीड और फूड की अच्छी ब्रीड, अच्छी बीजों की ब्रीड लेके हम आ सके और हम एक पॉइजन फ्री फूड को पैदा कर सके। अगर इंडिया की इनिशिएटिव की बात करें, इंडिया ने कौन कौन सी इनिशिएटिव लिया है, तो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स स्टेट्स की परफॉर्मेंस को बताता है। किन किन पैरामीटर पे? 5 पैरामीटर। कौन कौन से पैरामीटर है? पहला पैरामीटर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज या इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट, दूसरा है आपका कॉम्प्लायंस, तीसरा है आपका फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपकी फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब खड़ा करना है। कहने का मतलब जैसे कि फूड टेस्टिंग लैब, तो आपका जो फूड है उसकी टेस्टिंग की जा सके, उसकी टेस्टिंग करके अगर कोई फूड गंदा पाया जाता है तो उसकी, उस जगह का, उस कंपनी का, उस दुकान का सर्विलेंस अच्छी तरह से किया जा सके, उस पर कुछ ऐसा जुर्माना लगाया जा सके, फाइन लगाया जाए, ताकि वो सही से फूड को प्रोसेस करे और सही कंटेंट पब्लिक में कंज्यूमर को दे, ठीक है। और ट्रेनिंग, पर्सनल्स की ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में सोचा जा सके, जिससे कंज्यूमर एम्पावर हो। आगे बढ़ते हैं। अब ईट राइट मूवमेंट भी एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मूवमेंट चलाई है, जिसमें आप लोगों को जागरूक करते हैं कि अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। तो ये किसके द्वारा चलाई गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ये फसाई से इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें ही बोला जाता है कि जो सेफ और हेल्दी और सस्टेनेबल फूड को सारे इंडियंस खाए। ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर आती है, ठीक है। इसमें किस चीज़ पर फोकस करते हैं? जो आयुष्मान भारत का, वो आयुष्मान भारत है, जिसमें वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया 5 लाख का। आपको पोषण अभियान है, एनीमिया मुक्त भारत है, स्वच्छ भारत मिशन, इनको अलाइन करती है। अगर आप ये 5 टिप्स की बात करें, जो फसाई ने 5 टिप्स दिए कि सस्टेनेबल ईटिंग, कि आप बेहतर हेल्थ कैसे बना सकते हो, वो बोलती है कि आप अच्छा और लोकल और सीजनल खाइए, ठीक है। यानी कि घर की उगी हुई सब्जी खाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कि खुद की उगाई हुई सब्जी हो, और प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट वाली सब्जी खाओ। आप मीट मछली इन पे ज़्यादा फोकस ना करो, खाओ क्योंकि ये भी हेल्थी होते हैं और ज़रूरत भी होती है शरीर की, खाओ मगर उतना नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, जो ये आपका कोरोना वायरस है, कहाँ से आया है? ऐसे सुनने में आता है ये आपके एनिमल से आया है, ठीक है, यानी कि सी फूड से आया है। तो आप शुगर के इंटेक को और साल्ट के इंटेक को और फैट के इंटेक को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दो, और आप फूड का वेस्टेज को रिड्यूस कर दो, और आप मीट का कंजम्पशन को बहुत कम कर दो। इन 5 टिप्स पे फसाई बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। अब एक और चीज़ चलाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, ईट राइट्स अवार्ड। ईट राइट्स अवार्ड में क्या होता है कि ये अवार्ड दिए जाते हैं, जिसका नाम है ईट राइट्स अवार्ड। ये कौन देता है? फसाई देता है। ये क्या रिकॉग्नाइज करता है कि जो कंपनीज है और इंडिविजुअल है, किसी ने सिटीजन्स को एम्पावर करने में, उन्हें जागरूक करने में कि अच्छा खाना चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है फसाई के द्वारा, जिसका नाम है ईट राइट्स अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। ईट राइट मेला भी एक इनिशिएटिव चलाया है, जो कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव फसाई है, ठीक है, उसने ये किया है। तो इसमें यही है कि जो सिटीजन्स को आप ये बताते हो कि भाई अच्छा खाना कैसे खाया जा सकता है, मतलब कैसे खाया जा सकता है, मतलब कि अच्छे खाने को कैसे अडॉप्ट करें, कल्चर बनाना है, जिससे कि हेल्थी और न्यूट्रिशियस फूड को हम खा सके। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल हमारा रबर इंडस्ट्री के बारे में। रबर इंडस्ट्री क्या बोलती है कि देखिए, अभी जो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, जिसे मैं स्पेलिंग, जो AIR है, जिसे मैं एक फॉर्म में बोलूंगा आर्या। आर्या ने ये बोला है कि जो नॉन टायर रबर जो सेक्टर है, वो डबल हो जाएगा 2025 तक, ये $2 बिलियन का हो जाएगा, ये ऐसा अनुमान लगाया। अगर रबर मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट, तो ये बताया जाता है कि $212 बिलियन की ये हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। कब तक? 2025 तक, सॉरी, 2025 तक ग्रो कर जाएगी। और जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, ये इंश्योर कर सके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके, किसके बेनिफिट के लिए? MSMEs, क्योंकि MSMEs एक ऐसा सेक्टर है जो कंपनी तो छोटी होती है, मगर मैक्सिमम डोमिनेशन इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा है हमारी इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। अगर ये इतनी कैपेबल हो जाए, इनको इतने इंसेंटिव दिए जाए, इतने इनको प्रोत्साहन दिया जाए, तो हमारी ये रबर इंडस्ट्री और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उनको इतने आगे लेके जा सकती है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अच्छे
उसके साथ अच्छे एक फेस के साथ वहाँ पे प्रेजेंट कर सकती है। और अगर हम यहाँ बात करें रबर इंडस्ट्री की, तो यही बोलते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऐसा इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे एमएसएमईज को रबर एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले। ठीक है, यही सब बात बोली जा रही है। अगर रबर इंडस्ट्री की हम बात करें, जो आर्या है, ये क्या है? आर्या जो है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, जो रबर इंडस्ट्री को सर्व करती है, उसमें ट्रेड को देखती है और उसकी जो ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करती है, उनको प्रमोट करती है रबर इंडस्ट्री के ऑब्जेक्ट को। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में रबर इंडस्ट्री कहाँ लाई करती है, तो वर्ल्ड में कितना प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो हार्वेस्टिंग कितनी हो रही है, कितनी फसल है, देखिए इतनी फसल ये आपकी हो रही है हेक्टेयर में हो रही है 12,339.058, यानी कि 12,340 हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं इतने हेक्टेयर हो रही है। ठीक है, इतनी फसल हो रही है। 2019 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की बात करें हम यहाँ पे देखते हैं 14,616, यानी 14,616 का इतना टन प्रोडक्शन हुआ है। कंट्रीब्यूशन की बात करें, किस किस कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन, यानी किस किस कंटिनेंट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है रबर इंडस्ट्री में, सिर्फ 2019 की बात करें हम कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बेसिस पे। एशिया जो ब्लू कलर में दिखा है इसका सबसे ज़्यादा है, पूरे एशिया में आपका सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है। ठीक है, और उसके बाद आता है दूसरा अफ्रीका का, ये देखो 996। ठीक है, अमेरिका का, फिर उसके बाद आता है ये वाला कलर अमेरिका का आता है। और ओशियाना जो आपका कॉन्टिनेंट है इसका तो बहुत ही कम है 8%, यानी सबसे ज़्यादा एशिया ही कंट्रीब्यूट करता है रबर प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करो, यहाँ लार्जेस्ट लिखा हुआ है, गलती से लिख गया है, ये लार्जेस्ट है, LRGST, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे टॉप पे आता है आपका थाईलैंड, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे वियतनाम, और हमारा चौथे नंबर पर आता है हमारा अपना प्यारा इंडिया। ये चौथे नंबर पे है इंडिया रबर की प्रोडक्शन में। उसके बाद चाइना, कोट डिआइवरी, मलेशिया, फिलीपाइंस, ग्वाटेमाला, म्यांमार, ये सब कंट्रीज आते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में रबर प्रोडक्शन पे कंज्यूमर्स में भी चौथे नंबर पे इंडिया आता है और सबसे पहले थाईलैंड आता है। उसमें जो कहीं भी आते रहे, बाकी उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके की फीचर्स की बात करें, रबर होती क्या है, क्योंकि देखो आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखते हो कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी मतलब बहुत लॉजिकल रहते हैं, पर आपको सब चीज जाननी जरूरी है। तो नेचुरल रबर, सबसे पहले हम नेचुरल रबर कहाँ से आती है, क्या होता है, एक पॉलीमर होता है किसका, आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये रहा, यानी कि आपकी नेचुरल रबर का फॉर्मूला है। इसमें 15 कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम 15 होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, रबर आपका एक इलास्टिक सॉलिड की फॉर्म में होता है, ये देखिए जम गए, सॉलिड की फॉर्म में जम जाता है, इलास्टिक है, मतलब इसको तोड़ मरोड़ सकते हो मगर ये टूटेगा नहीं, डिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिक फॉर्म में। जैसे रबर को आप खींच दो फिर अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, उसी तरह से ये किस वजह से होता है, इसमें केमिकल केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है लेटेक्स। ठीक है, ये ट्रॉपिकल ट्रीज से आपको मिलता है, ट्रॉपिकल ट्रीज जिसका नाम है आपका हिविया ब्रासिलिनिस, ब्रासिलियन, सॉरी अगर मैं कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ब्रासिलियनिसिस, ब्रासिलियनिसिस। ठीक है, हिविया ब्रासिलियनिसिस इसका नाम है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है हिविया ब्रासिलियनिसिस क्या है, तो ये आपका रबर लेटेक्स जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर रबर की चीजें बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ये है। जो रबर ट्री है इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी होती है, 32 ईयर होती है। इसका मतलब आप 32 ईयर तक इसे उगा सकते हो, एक पेड़ लगा दिया, 32 साल तक आप इसको इससे दूध लेते रहो, लेटेक्स लेते रहो और आपके रबर का प्रोडक्शन करता है, देखो कितना जीता है। ठीक है, अब अगले बात की करें कि सोर्स, अब रबर कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। ऐसे तो रबर के बहुत सारे सोर्स है, मगर जो मुख्य सोर्स है रबर का, वो यही है कि इसको हम जो पैरा रबर ट्री होता है जिसका नाम हिविया ब्रासिलिनेसिस है, उससे ही हम इसे गेन करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ ग्रो करता है और इसका जो कल्टीवेशन, इसकी जनरली हम कल्टीवेशन करते हैं, इससे हम लेटेक्स लेते हैं, बहुत साल तक लेते हैं। अब अगर कॉन्गो की बात करें, कॉन्गो रबर एक होती है, क्योंकि कॉन्गो रबर इसका नाम रखा गया है क्योंकि जो कि कॉन्गो में पैदा होती है, वहाँ पे एक जीनस होता है, यानी कि एक फैमिली होती है पेड़ों की जिसका नाम है लैंडोल्फिया। लैंडोल्फिया में एक तरह की वाइन है वहाँ पे। तो ये वाइन को आप जानते हो, जब पेड़ है, पेड़ तो ऊपर तक फैलता जाएगा, ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, मगर जो वाइन जो बेल होती है वो तो बहुत जगह घेरती है। तो इससे क्या है ना, जो आसपास की बायोडाइवर्सिटी उसको खतरा रहता है कि वो फैल जाती है, उसको ग्रैब कर लेगी। तो इसलिए इसको वहाँ पे जो क्या नाम, जो वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन को लार्ज स्केल पे नहीं किया जाता कॉन्गो में, तो इस तरह का वहाँ पे नहीं किया जाता। तो लेटेक्स है, लेटेक्स को हम प्रेजेंट डेंडोलिनियन मिल्क से भी लेते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर इसकी रबर की कल्टीवेशन की बात करें, देखिए रबर ऐसा तो है नहीं ना अपने घर में उगा दोगे, किसी गमले में लगा दोगे, वो रबर का पेड़ हो जाएगा और वहां से आप रबर लेके लखपति करोड़पति बन जाओगे, रबर की प्रोडक्ट बना लोगे, अपनी कंपनी बना लोगे, ऐसा तो होता नहीं है। इसके लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है, पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होती है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर वेदर चाहिए होता है, यानी कि कंड्यूसिव वेदर, कंड्यूसिव क्लाइमेट और कंड्यूसिव आपकी सोइल चाहिए होती है। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो ये आपका रबर का पेड़ जो है
जिसे जिसे हम हीलिया ओ सॉरी हीविया ब्रासी क्या बोल रहे हैं बोलिए सॉरी हीलिया ब्रासिलिनेसिस बोल रहे हैं, हीविया ब्रासिलिनेसिस बोल रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर जगह में उगता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो वेल ड्रेन और वेल वेदर सॉइल चाहिए होती है। वो कहाँ मिलेगी, कौन सी सॉइल्स होती है, एक लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, सेडिमेंट्री सॉइल, रेड सॉइल। ये काम, और इसके लिए टेम्परेचर और आपका बारिश कितनी चाहिए, लगभग कम से कम 100 दिन की बारिश तो आपकी एक साल में होनी ही चाहिए। ठीक है, 100 दिन की बारिश अगर एक साल में होती है और 20 से 34 और 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है, तो रबर का पेड़ उगता है, अच्छी आपकी प्रोडक्शन देता है लेटेक्स की, वरना नहीं देगा। और ये ह्यूमिडिटी लगभग 80% होनी चाहिए। ठीक है, और 2000 घंटे का सनसाइन होना चाहिए। अब आप खुद ही सोच के देखिए, ऐसी क्लाइमेट कहाँ पे मिलेगी, ज़्यादातर साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बारिश भी उधर ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह का टेम्परेचर रहेगा, और वहाँ पे मिट्टी जो है आपकी रेड सोइल और या अलुवियल सोइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो उस तरह का ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव मिट्टी को क्रिएट करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मिट्टी की, तो यहाँ पे देखिए रेड सोइल इस तरह की दिखेगी और लेटराइट सोइल इस तरह की दिखेगी। और अगर इंडिया की मैप की बात करें, जो सोइल का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, वो किस किस तरह पे है, किस तरह से और कहाँ कहाँ क्या क्या है। देखो ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, ये माउंटेनियस रेड फॉरेस्ट, वो मतलब ग्रीन फॉरेस्ट दिख रहा है। तो हमें ग्रीन फॉरेस्ट से तो कोई मतलब नहीं है, तो हमें उसी मिट्टी से मतलब, अलूवियल सोइल से हमें मतलब है, रेड सोइल से मतलब है, लेटराइट सोइल से मतलब है, हमें इन 3 सोइल से मतलब है। ये कहाँ कहाँ है, देखो जो रेड वाला एरिया है आपका, तो रेड सोइल है, ये आप देख रहे होंगे, आसाम का भी हिस्सा देख रहे हो, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा देख रहे होंगे। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, और आप अगर लेटराइट सोइल की बात करो, लेटराइट सोइल में ये आपका केरला वाला पोर्शन आ जाएगा, गोवा वाला पोर्शन आया, केरला गोवा वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, इधर आपका आपका क्या आ गया, इधर ये आपका तमिलनाडु वाला पोर्शन आ गया, इधर कुछ कुछ आपका आंध्र प्रदेश का पोर्शन आ जाएगा, इधर पोर्शन आ जाएगा वेस्ट बंगाल साइड का। तो ओवरऑल हमें देखने को मिलता है केरला में, तमिलनाडु में, इनमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इनमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसके कौन कौन से यूजेज है, इससे प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, देख इरेजर पेंसिल बनते हैं, टायर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनकी ट्यूब मैन्युफैक्चर की जाती है, और इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे इनका प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो रबड़ के बनते हैं, क्योंकि रबड़ हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है, ऐसा हिस्सा है जिसकी बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऐसे यूटेंसिल और प्रोडक्ट होते हैं जिनमें रबर है, सारी चीज में रबर है, कौन सी ऐसी चीज जिसमें रबर नहीं है। ठीक है, तो रबर तो चाहिए। अब कौन सी रबर सबसे ज्यादा प्रीफर की जाती है, नेचुरल रबर प्रीफर की जाती है, किसके ऊपर, सिंथेटिक रबर के ऊपर, क्योंकि जो नेचुरल रबर होती है इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आसानी से टूटेगी नहीं, कितना भी खींच लो बहुत आसानी से नहीं टूटती है। इसकी जो वाइब्रेशन होते हैं वो डैम्पन होते हैं, यानी कि ज़्यादा वाइब्रेटिंग नेचर में, वाइब्रेटिंग नहीं होती है, वाइब्रेशन नहीं होते हैं नेचर में, ज़्यादा वाइब्रेटिंग नहीं होती है, और इसकी टीयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ये आसानी से टूटती नहीं है। इसके कंस्ट्रक्शन जो होता है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसकी ग्रोथ की बात करें ऑटोमोबाइल मार्केट में इसकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि नेचुरल रबर की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। लेटेक्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैथेटर में, जो आपकी एक सिरिंज टाइप होती है वो भी आपकी लेटेक्स की बनी होती है, और ग्लव्स बनाने में, बेल्ट बनाने में इसका करते हैं। अगर अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन की बात करें, थाईलैंड, जैसे हमने पीछे देखा, थाईलैंड है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, और इंडिया आपका चौथे नंबर पे है, उसके बाद चाइना देखा हमने। आगे बढ़ते हैं, अब स्टेटस जो इंडिया में है रबर का वो क्या है, इंडिया जो है चौथे नंबर पे इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में। ठीक है, अगर इसके कंज्यूमशन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंज्यूमशन होता है, उसके बाद फुटवेयर सेक्टर में, फुटवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंज्यूमशन इसका रबर का होता है। एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, लगभग ये ना 1,12,000 मीट्रिक टन इसका फिजिकल ईयर 2020 में इसका हुआ था, 1,20,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट किया था इंडिया ने। और इसके एक्सपोर्ट, नेचुरल रबर के एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया किसे किसे करता है, जर्मनी को, ब्राज़ील को, यूएस को और इटली को, इन 4 कंट्रीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती है, ऑटोमेटिक टायर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, फुटवेयर होते हैं, फार्मास्यूटिकल गुड्स होते हैं, ओजीज होते हैं, कोट्स होते हैं, एप्रन्स होते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कैसे इससे शुरुआत हुई और कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ इंडिया में, तो सबसे पहले जो रबर की प्लांटेशन शुरुआत हुई इंडिया में 1895 में हुई, अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने शुरू की केरला में, हिल टॉप्स पे। फिर रबर की कल्टीवेशन कमर्शियल स्केल पर होने लगी 1902 में बहुत तेजी से, वो उस टाइम पे भी अंग्रेजों का ही
वो था राज। ठीक है, अब केरला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। उसके मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से जो प्रोड्यूस करते हैं आपके इसके सॉरी कोट्टायम, कोलम, इर्नाकुलम, कोझिकोड। तमिलनाडु की बात करें नीलगिरी हिल्स, मदुरई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, सलेम, ये आपके चीफ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की। कर्नाटका की बात करें चिकमगलूर, कोडागू, ये आपके मेन प्रोड्यूसर। और त्रिपुरा, आसाम, अंडमान निकोबार एंड गोवा, ये तो आप मैं पढ़ ही चुके हैं मैप में। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। देखिए एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया को 180वीं रैंक दी गई है। अगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि कितने कंट्रीज को रैंकिंग देता है, 180 को। और और इंडिया को कितनी रैंकिंग मिली, 180, यानी कि इंडिया सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा है इस इंडेक्स में एनवायरमेंट के इस परफॉर्मेंस में। तो अब देखो ये क्वेश्चन ये नहीं है कि इतनी रैंक इसे दी गई, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कितनी पार्शियलिटी की जा रही है। आजकल आप न्यूज़ देख भी रहे होंगे कि अरब कंट्री, गल्फ कंट्री कैसे कुत्तों की तरह इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं, पर इंडिया डटा हुआ है, उनकी गिदड़ बगी धमकियों से डर नहीं रहा और उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्योंकि यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि मोदी ने क्या जवाब दिया, यूपीएससी ईपीआई के बारे में पूछेगी। अब ईपीआई के बारे में जान लेते हैं। सॉरी, ईपीआई क्या है कि इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को इनकी रैंकिंग दी जाती है किसके बहुत सारे पैरामीटर्स पे। ऐसे तो ये पैरामीटर बहुत सारे हैं, मगर उनको क्लब कर दिया करके देखो 40 पैरामीटर को क्लब करा गया 11 पैरामीटर में, फिर 11 पैरामीटर को क्लब कर दिया गया 3 पैरामीटर में, तो ओवरऑल 3 पैरामीटर को देखा जाता है। पर अगर हम यहाँ पे बात करें कि एनवायरमेंटल हेल्थ को हमें सस्टेन रखना है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ये इंडेक्स। ये बाइनियल होता है, बाइनियल इंडेक्स होता है। बाइनियल का मतलब है कि साल में 2 बार रिलीज किया जाता है। इसे 2002 में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि उसका उस वक्त उसका नाम एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इंडेक्स रखा गया था। ये किसने स्टार्ट किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किसके साथ मिलकर, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लैंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अगर मैं सीधे वर्डों में कहूँ, ये 100 बात की एक बात, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तीनों ने मिलकर इसे कंडक्ट किया था। अब अगर इस फिगर पे, इस पिक्चर पे थोड़ा सा नजर डाले तो अफगानिस्तान की जो रैंकिंग 81 है, श्रीलंका की 132 और चाइना की 160, नेपाल की 162, पाकिस्तान की 176 और इंडिया की भाई साहब 180। मौज करती रहे। अच्छा, टॉप किसने हासिल किया, डेनमार्क ने फर्स्ट रैंक, दूसरे पे आपका यूके, तीसरे फिनलैंड, चौथे माल्टा, पांचवा पे स्वीडन। देखो ये आपके 11 इंडिकेटर्स है, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरिया, स्पीसीज प्रोटेक्शन इंडेक्स, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट पॉलिसी, इकोसिस्टम विटेलिटी, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, पीएम 2.5, वेस्ट मैनेजमेंट। ये आपके इंडिकेटर है 11, जिनके बेसिस पे इनको रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को। अगर इसमें फ्रेमवर्क की बात करें, जो फ्रेमवर्क है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें क्या 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है उन्हें ग्रुप कर दिया जाता है 11 इशूज कैटेगरीज में। अब इन 11 इशूज कैटेगरी को ग्रुप कर दिया जाता है 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में। वो 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी है, एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम विटेलिटी और क्लाइमेट चेंज। ये इंडिकेटर यही गेज करते हैं कि किस नेशन ने इस चीज में बहुत बढ़िया काम किया है, एनवायरमेंटल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। और इसमें 100 से 100 तक स्केल की रेटिंग दी जाती है। 100 एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, और 100 यानी कि वर्स्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे डेनमार्क ने टॉप किया है 2022 की रैंकिंग में, यूके और फिनलैंड सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे है। इन्होंने किस वजह से इनको टॉप दिया गया कि इन ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत ज़्यादा कटौती की है, इस वजह से इनको इतनी अच्छी रैंकिंग दी है। यूएस का 20वां स्थान है, 22 वेल्दी डेमोक्रेसी जो है ग्लोबल वेस्ट की, उसमें ओवरऑल इसका 22वां स्थान है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 180 हम पढ़ चुके, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमसे अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। खैर अच्छी परफॉर्म तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हो इंडिया इतना ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है, इतने स्कीम चला रहा है, इतने प्रोजेक्ट लगा रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर, और वो ग्रीन हाउस गैसेस का इतना वो कट कर रहा है अभी। इथेनॉल ब्लेंडिंग देखिए, कहाँ तो हमारा 5% का टारगेट था ब्लेंड करने का, काम 20% ले गया, और हमने टाइम से पहले ये अचीव कर लिया। तो ये तो पार्शियलिटी है सीधी सीधी, कोई अंधा भी और भोंदू भी बता देगा कि ये कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इन्हें क्या मजा आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो ईपीआई 2020 और डेनमार्क में फर्स्ट रैंक हासिल की है, ये सब चलता ही रहेगा। इसका सिग्निफिकेंस यही है, वही सब डिसीजन मेकर जो होते हैं ये कोशिश करते हैं परफॉर्मेंस में कंट्रीज इन एडॉप्ट करे और बेटर परफॉर्म करे, एनालाइज करे इनके डाटा को, और फिर उसकी पे डेमोन्स्ट्रेट करे। फिनेंशियल रिसोर्सेज में बढ़ावा मिलेगा, गुड गवर्नेंस होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट में बढ़ावा मिलेगा, रेगुलेटरी क्वालिटी मैटर्स ये अच्छे होंगे, यही सब इसमें बताया गया है। ठीक है, अगर
अगर जो हम पिक्चर की बात करते हैं 40 इंडिकेटर को 11 में क्लब किया गया, 11 को 3 में क्लब किया गया। वो 40 इंडिकेटर कौन-कौन से और 40 को क्लब करके 11 जो बनाए गए वो 11 कौन-कौन से और 11 को क्लब करके 3 बनाए गए 3 कौन-कौन से, वो इसमें हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप इसे पॉज़ करके देख सकते हो, मैं थोड़ा-सा ही बताऊँगा, आप इसे बाद में पॉज़ करके देख सकते हो, मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले हम इधर से लेके चलते हैं। तो ये है आपका क्लाइमेट चेंज जो है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन वाला जो है ये आप देख सकते हो। फिर आपके ये जो आपके आते हैं, देखो ग्रीन हाउस गैसेस का पॉपुलेशन, ग्रीन हाउस गैसेस, लैंड लैंड कवर, ठीक है, प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2050 तक जो होगा, ब्लैक कार्बन, ठीक है, एफ गैसेस, N2O, CH4 और ये CO2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 को मिला के आपका ये बनाया गया क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो कि 38% है, और उसको क्लाइमेट चेंज में वो कन्वर्ट। इधर देख लो, बायोम प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, फिर बायोम प्रोटेक्टिव ग्लोबल की बात की जा रही है, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे मरीन प्रोटेक्शन एरिया की बात की जाए, परी, BHI और SPI, और फिर आपका ये SHI और ट्री कवर, और आप ग्रास लैंड, वेटलैंड, ये सब है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितने भी हो गए इनको कवर कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 6 में, और 6 कवर कर दिया गया है एक में, इकोसिस्टम में। इनका वेटेज भी साथ साथ बताया, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनको कवर कर दिया 1 2 3 4 5 में, और 5 को फिर एनवायरमेंटल हेल्थ में। तो हमने यही तो पढ़ा कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम विटालिटी, जो हमने पीछे पढ़ा था, ये रहा एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम विटालिटी, क्लाइमेट चेंज, इनको ये कवर कर दिया गया। तो यही था। अब अगला आर्टिकल हमारा नेशनल एयर स्पोर्ट्स, सॉरी, एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के बारे में। देखिए आपने बहुत सारे स्पोर्ट देखे होंगे, और इसमें एयर स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, कोई नया कंसेप्ट नहीं, नई चीज़ नहीं है, मगर हम चाह रहे हैं, इंडिया क्या चाह रही है कि इंडिया की पोजीशन और जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, और जियोग्राफिकल जो फेयर वेदर है ऐसा है, और यूथ भी इतने सारे हैं कि अगर हम एयर स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा एनकरेज कर दें, यूथ में बढ़ावा दे दें, तो एयर स्पोर्ट्स टूरिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दें इंडिया में, जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होगा, टूरिज्म आएगा, इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक नया मुकाम मिलेगा, इसकी क्या नाम, एक छवि जो है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से निखर के आएगी, क्योंकि इंडिया जैसा आप देख रहे हो हर रोज़ एक कोई ना कोई नया मुकाम हासिल कर लेता है। तो हम कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है कि हम एयर स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे है, जबकि और बड़े कुछ ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने अपना वर्चस्व जमाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम लगभग उनके बराबर हो जाए, और आने वाले टाइम में उनसे भी बहुत आगे पहुंचे। तो इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। इसी के बारे में ये आर्टिकल है कि अभी जो नेशनल एयरफोर्स पॉलिसी 2022 बनाई जा रही है, इसमें किसने लॉन्च किया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। क्या, नेशनल एयरफोर्स पॉलिसी, NASP, NSEP, नेस्पी बोल सकते हैं, नेस्पी 2022, ठीक है। मैं आगे से नेस्पी बोलूंगा, पूरा नहीं बोलूंगा, ठीक है। इसमें यही करेगा, ये क्या करेगा, ये गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और इंस्ट्रक्टर और सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। नेस्पी 2022 के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉरी, नेस्पी 2022 ये क्या लेआउट करता है विजन को, कौन से विजन को, कि इंडिया को हमें बनाना है टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना है, कब तक, 2030 तक। ये कैसे बन पाएगा, कि सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, सेफ इकोसिस्टम प्रोवाइड करके, एक्सेसिबिलिटी वाला इकोसिस्टम प्रोवाइड करके, सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम प्रोवाइड करके इंडिया को आपको 2030 तक टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट करना है एयर स्पोर्ट्स कल्चर को, क्योंकि जब तक एयर स्पोर्ट्स कल्चर प्रमोट नहीं होगा, तब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि पहले देखते हैं हमारे इंडिया में आज से कुछ साल पहले क्या नाम आपका, ये क्रिकेट ही बहुत ज़्यादा देखने में आता था उसका क्रेज, मगर अभी सारे गेम्स में बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिलता है, और रोज़ नए नए मेडल लोग लेके आ रहे हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, नए नए मेडल जीत रहे हैं, और गोल्ड आजकल बहुत आ रहा है इंडिया में। तो अब इसमें यही है कि अगर हम एयर स्पोर्ट्स को भी, इस कल्चर को भी इतना बढ़ावा दे दें कि लोग इसमें भी अपना दमखम दिखाए, तो ये एयर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिस को हम अडोप्ट करें, और इन पे इम्प्लीमेंट करें, हम अपने नेशन में इम्प्लीमेंट करें। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है एयर स्पोर्ट्स के लिए जो ज़रूरी है, वो उसको बेहतर बनाए, इक्विपमेंट, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट और नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए, लेटेस्ट
इंस्ट्रक्टर लेके आए जो उन्हें ट्रेन करेंगे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसे अच्छे ऑपरेशन चलाए दूसरी कंट्रीज के साथ और उन ऑपरेशंस को मेंटेन रखे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ये हमें डेवलप करना है, स्टेक होल्डर फ्रेंडली और इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ये सब इसमें बताया गया है एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी नेस्पी 2022 के बारे में। अब जो इसमें गवर्निंग बॉडी, क्योंकि कुछ गवर्निंग बॉडी आपको बनानी पड़ेगी ताकि जो इसको पूरे सिस्टम को देखेगी, तो इसमें ये बोला कि 4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करो। तो पहले लेवल पे जो टॉप मोस्ट गवर्निंग बॉडी होगी, एपेक्स बॉडी होगी, जिसका नाम रखा गया एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको एपेक्स बॉडी गवर्निंग बॉडी बोला गया। दूसरे नंबर पर नेशनल लेवल पे होगी जो आपके इंडिविजुअल को भी देखेगी और एयर स्पोर्ट्स के ये सब चीजें देखेगी। फिर रीजनल लेवल पे यानी कि स्पोर्ट्स लेवल, स्टेट लेवल पर या यूटी लेवल पे ये चीज को देखेगी और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी, यानी 4 लेवल पे आपकी 4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अगर इस एयर स्पोर्ट्स में कौन कौन सी स्पोर्ट्स कवर किए गए, जैसे एरोबैटिक्स, एयर मॉडलिंग एंड मॉडल रॉकेटरी, एमेच्योर बिल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामाउंटिंग, पावर एयरक्राफ्ट, रोटर एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि इंडिया में देखो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यूथ भी बहुत ज़्यादा है। अगर इस चीज़ को एनकरेज करेंगे, एयर स्पोर्ट्स को एनकरेज करेंगे, तो इसमें हम बहुत आगे जा सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्यों करना जरूरी, क्योंकि इंडिया का जो इतना बड़ा एक्सपेंस है, जियोग्राफिकल एक्सपेंस है, इतना फैला हुआ है, वो बहुत बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है। डाइवर्सिटी, टोपोग्राफी की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्या है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत अच्छा एक आपका इकोसिस्टम बन सकता है और बहुत अच्छा फेयर वेदर रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत डिस्टर्ब वेदर रहता है, क्योंकि डिस्टर्ब वेदर में आपका एयरफोर्स को सस्टेन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हमारे इंडिया में जो है बहुत अच्छा वेदर रहता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से हम अडोप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें से मैक्सिमम तो यूथ है। इसलिए तो कहते हैं कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारे हाथ में 30-50 सालों तक, तो इसलिए ऐसा कल्चर डेवलप करने की जरूरत है जिससे कि एडवेंचर आए स्पोर्ट्स में और एविएशन में, यानी कि एयर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले। इससे क्या फ़ायदा होगा? रेवेन्यू आएगा, एक्टिविटीज जब बढ़ेगी तो इसकी स्पोर्ट्स की मल्टीप्लायर बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। ट्रेवल टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऐसा क्रिएट होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा और इसका एक हब बन जाएगा। हम ऐसा बना सकते हैं कि इंडिया को बहुत बड़ा हब बना सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का हमारा डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।